श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-23 की सफल लॉन्चिंग की गई। सुबह ठीक 9:52 पर पीएसएलवी रॉकेट ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। पीएसएलवी अपने साथ 5 विदेशी सैटेलाइट लेकर गया। पीएसएलवी की लॉन्चिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के साथ बैठकर पीएसएलवी को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते हुए देखा। पीएसएलवी के अंतरिक्ष में पहुंचने का पीएम नरेंद्र मोदी ने ताली बजाकर स्वागत किया। वो अपनी सीट से खड़े हुए और सफल प्रक्षेपण पर ताली बजाई। पीएम इस मौके पर बेहद उत्साहित नजर आए। पीएसएलवी C-23 के सफल प्रक्षेपण और उपग्रहों को उनकी कक्षा में ताली बजाई। पीएम इस मौके पर बेहद उत्साहित नजर आए। पीएसएलवी C-23 के सफल प्रक्षेपण और उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए जाने पर पीएम ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से बारी बारी से हाथ मिलाया और कामयाबी के लिए उन्हें सराहा। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा पीएसएलवी लॉन्चिंग के वक्त आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी श्रीहरिकोटा में मौजूद थे। उन्होंने भी सफल प्रक्षेपण पर खुशी जताई और इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएसएलवी रॉकेट अपने साथ 5 विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लेकर गया। लॉन्चिंग के करीब आधे घंटे के अंदर पीएसएलवी ने सभी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। वैज्ञानिकों का यह मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा। पीएसएलवी के जिन 5 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है उनमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट फ्रांस का Spot-7 है। इसके अलावा कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर के 4 उपग्रह शामिल हैं। इस कामयाब उड़ान के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज के 5 उपग्रहों को मिलाकर 1999 से अब तक पीएसएलवी के जरिए 40 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा चुके हैं। पीएसएलवी C-23 को पहले आज सुबह 9:49 पर छोड़ा जाना था, लेकिन उस दौरान अंतरिक्ष में इसके मार्ग पर कुछ खगोलीय पिंडों के आने के खतरे को देखते हुए इसका समय बदलकर 9:52 कर दिया गया। पीएसएलवी C-23 सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनका सपना सार्क सैटेलाइट लॉन्च करने का है। हमारा ये सार्क सैटेलाइट का सपना इन हमारे सभी पड़ोसी देशों के कल्याण में काम आएगा और इसलिए मैंने आप सामने प्रस्ताव रखा है कि हम एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे सार्क देशों को एक अनमोल नजराना पेश करें। पीएसएलवी C-23 की कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि वैज्ञानिकों की बदौलत मानव जीवन में काफी बदलाव आया है। स्पेस साइंस का कितना महत्व है ये मानव जात को समझाना, उसका अनुभव कराना ये समय की मांग है और मैं सभी वैज्ञानिकों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने लेबोरेटरी में बैठ करके जो साधना की है ये साधना करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसरो में 4 पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने कमाल का काम किया है और उनकी बदौलत हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। 4 पीढ़ी के साइंटिस्टों को मिलने का सौभाग्य मिला। 4 generations आर प्रेजेंट हियर। ये अपने आप में प्रगति की बड़ी निशानी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने बेहतर काम किया है और वो और भी बेहतर कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारा मंगल मिशन हॉलीवुड मूवी बनाने के खर्च से भी सस्ता था। मैंने सुना है कि हॉलीवुड मूवी जो ग्रेविटी मूवी बनी है उसमें जो खर्चा आया है उससे भी हमारे मार्स मिशन का खर्चा कम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमें अब डिजिटल स्पेस म्यूजियम बनाने की पहल करनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी की दिलचस्पी स्पेस सेक्टर में बढ़े। डिजिटल स्पेस म्यूजियम अगर ये हम करते हैं तो देश के नौजवान नई पीढ़ी जाएगी और इंटरेक्टिव स्पेस म्यूजियम बनाएंगे तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को हमें नए साइंटिस्ट पाने की वो एक खिड़की खोल सकने का एक मार्ग बन सकता है।
पीएसएलवी C-23 की लॉन्चिंग के बाद अपने जोरदार भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की जमकर हौसला अफजाई की और आखिर में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आज से फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आने वाली है। आज लिस्ट आने के बाद कल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। 3 साल बनाम 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के विवाद के चलते डीयू में एडमिशन प्रक्रिया 1 हफ्ते तक लटकी हुई थी। बीटेक और बीएमएस कोर्स में इस साल से दाखिला नहीं होगा। इन दोनों कोर्सेज की शुरुआत पिछले साल ही हुई थी। हालांकि 2013 में बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। उनके लिए यह कोर्स 4 साल का ही रहेगा। पिछले साल बीएमएस में एडमिशन लेने वाले छात्रों ने यूजीसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ये छात्र चाहते हैं कि उनका कोर्स बरकरार रखा जाए। बीएमएस कोर्स को पिछले साल लागू किया गया था, जो 4 साल का था। उधर बीएमएस कोर्स को लेकर आज यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी ने आपात बैठक बुलाई है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस कोर्स में दाखिला ले चुके छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि इसे 4 साल का रहने दिया जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। व्यापम घोटाले को लेकर विधानसभा के सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। बजट सत्र 28 जुलाई तक चलेगा और 1 जुलाई को बजट पेश होना है। एमपी विधानसभा में नेता विपक्ष सत्यदेव कटारे ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपनी जान को खतरा बताया हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति और पीएम को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कल राजभवन के बाहर धरना देकर व्यापम घोटाले को लेकर अपना विरोध जताया। एबीवीपी का आरोप है कि राजभवन घोटाले का अड्डा बना हुआ है और सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल मचाने वाले व्यापम घोटाले में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश होनी है। घोटाले की जांच करने वाली एसटीएफ जबलपुर हाईकोर्ट में अब तक की जांच के बारे में रिपोर्ट पेश करने वाली है। व्यापम घोटाले में अब तक एसटीएफ ने 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा समेत व्यापम के कई अधिकारियों और छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ताजा हालातों का जायजा लेने केदारनाथ जा सकते हैं। पिछले साल केदारनाथ आपदा के वक्त गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी उत्तराखंड गए थे, लेकिन उन्हें केदारनाथ जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कटरा रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। जम्मू से कटरा जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी यहां एक रैली कर लोगों को संबोधित भी करेंगे। 4 जुलाई को मोदी सुबह 9 बजे जम्मू हवाई अड्डे पर उतरेंगे। यहां से वो सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए कटरा पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन के पास प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए 3 हेलीपैड्स बनाए गए हैं। देश में महज 3 राष्ट्रीय पार्टियां बच सकती हैं। 3 पार्टियों में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी, मायावती की बीएसपी और सीपीआई से राष्ट्रीय होने का दर्जा छीना जा सकता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इन्हें नोटिस भेजा है। हरिद्वार में हुई संतों की मीटिंग में साई के समर्थन को लेकर उमा भारती निशाने पर रही। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मठ में हुई मीटिंग में संतों ने एक सुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। उमा ने साई को लेकर दिए अपने बयान पर शंकराचार्य से असहमति जताई थी। सभी संतों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के साईं बाबा पर दिए बयान का समर्थन किया। साथ ही हिंदू मंदिरों में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साईं बाबा की मूर्ति लगाने पर भी विरोध जताया। शंकराचार्य के बयान पर उमा भारती ने कहा कि ये एक निजी आस्था का विषय है। बच्चों को मां बाप की पूजा करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती। आस्था जो होता है वो निजी विषय होता है। मतलब बच्चे माँ बाप को भगवान मानते तो अपन उनको कैसे रोक पाएंगे। बाकी स्वरूपानंद जी के खिलाफ में कभी कुछ बोलती नहीं। विवाद बढ़ता देख उमा भारती ने शंकराचार्य को एक खत लिखकर कहा कि वो उनके खिलाफ न बोली हैं न बोलेंगी। उमा ने कहा कि अब वो इस विवाद से दूर ही रहेंगी। उन्होंने खत में लिखा कि शंकराचार्य और बाकी संतों का आशीर्वाद उनके साथ है। दरअसल स्वरूपानंद उमा भारती के उस बयान से भड़के हुए हैं जिसमें उमा ने कहा है कि वो साई जी को मानती हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने उमा भारती पर बड़ा हमला करते हुए अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने की वजह उमा को बता डाली।
शंकराचार्य ने कहा कि उमा ने राम भक्ति छोड़कर मुसलमानों की भक्ति शुरू कर दी है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री उमा भारती से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब तक वो राम भक्ति करती थी तब तक महत्वपूर्ण थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया है। कालेधन को लेकर केंद्र सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए स्विस सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी भेजकर कालेधन की जानकारी और कालाधन जमा करने वाले भारतीयों के नाम मांगे गए हैं। दागी सांसदों और विधायकों को लेकर मोदी सरकार ने सख्ती जताई है। पीएम के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी है, जिसमें दागी नेताओं के खिलाफ जांच तेज करने को कहा गया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि लोगों को मोदी सरकार से कार्यकाल शुरू होते ही चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पर्रिकर ने कहा, काफी लोग मुझसे पूछते हैं अच्छे दिन आने वाले थे, आ गए क्या? मैं कहता हूं नहीं, आए नहीं, आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने अब सिर्फ दिल्ली पर ही ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान भी किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन गूगल हैंगआउट में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमें दिल्ली पर ही फोकस करना है, सभी जगह चुनाव लड़ने का फंड नहीं है। नए आशियाने पर छिड़े विवाद के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सिविल लाइन्स वाले बंगले में शिफ्ट नहीं करेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता भीखूराम जैन के बेटे नरेन जैन ने अपना पुराना बंगला ₹1 के किराए पर केजरीवाल को ऑफर किया था। सिविल लाइन्स के जिस 4B फ्लैगस्टाफ रोड के मकान में केजरीवाल जाने वाले थे, उस मकान को लेकर कानूनी विवाद सामने आया था। नरेन जैन के भाई सामने आए और कहा कि घर को लेकर कोर्ट में चल रहा है केस, जिसके बाद केजरीवाल ने यहां शिफ्ट होने का प्लान टाल दिया। केजरीवाल को तिलक लेन में जो सरकारी आवास मिला था उसे खाली करना है। दिल्ली से सटे कौशाम्बी वाला फ्लैट केजरीवाल की पत्नी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दिया था, जिसे फिर से हासिल करने की कोशिश हो रही है ताकि वो लोग वहां रह सके। मुंबई की सड़क पर देर रात ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक सड़क पर ही पलट गया और कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को पुलिस की मदद से पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घायलों में एक की हालत नाजुक है। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में थी। बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मारी। टक्कर में कार सवार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक में रखा सामान सड़क पर चारों तरफ फैल गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को हटाकर रास्ता साफ किया। दिल्ली में पार्किंग के झगड़े को लेकर लड़कों की सनक की तस्वीर सामने आई है। रॉड लेकर एक लड़का घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाता है। कार के पिछले शीशे पर रॉड मारकर शीशे को चकनाचूर कर देता है। पार्किंग के झगड़े का वाकया दिल्ली के ज्योतिर्नगर इलाके का है। MIG फ्लैट में रहने वाले मनीष की i10 कार उसके घर के बाहर खड़ी थी। पड़ोस के 3 लड़कों ने कार हटाने को कहा, जिसे लेकर कहासुनी शुरू हो गई। लाल शर्ट में खड़े पड़ोस के इन लड़कों ने गुस्से में आओ देखा न ताओ, हाथ में लिया रॉड कार के शीशे पर दे मारा। सरेआम लड़के को गुंडागर्दी कार मालिक ने अपने कैमरे में कैद कर ली। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली NCR में बीती रात जमकर बारिश हुई। कुछ इलाकों में कल धूल भरी आंधी भी चली। बारिश से दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली। असम में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ की वजह से सूबे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अमरनाथ गुफा के पास पत्थर गिरने की वजह से इन लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 3 युवक गंगा नदी में डूब गए। डूबते वक्त एक युवक को तो वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 युवकों का पता नहीं चल पाया। तीनों युवक नोएडा से ऋषिकेश घूमने गए थे। इंदौर के कोठारी मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग ने तांडव मचाया। आग की वजह से लाखों का सामान जल के खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी आग बुझाने के दौरान झुलस भी गए। शोरूम में रखे कई फ्रिज, टीवी, कूलर, LED खाक हो गए। आग ने पास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी।
दिल्ली के मयूरिया इलाके में पानी की पाइपलाइन अचानक फट गई। मंगल बाजार चौक के पास पाइपलाइन फटने से देखते ही देखते पानी सड़कों पर तेजी से बहने लगा। पानी की बौछारों से सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी होने लगी। कई लोग अपनी गाड़ियों को लाकर यहां धोने लगे। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने से सड़क पर जाम के हालात बन गए। बदायूं में 2 बहनों से गैंगरेप और मर्डर मामले में सीबीआई को अहम सुराग हाथ लगा है। सीबीआई के हाथ एक मोबाइल फोन लगा है जो मरने वाली लड़कियों में से एक का है। जांच में पता चला है कि ये मोबाइल फोन गांव की एक दुकान से खरीदा गया था। मोबाइल फोन को फर्जी आईडी के सहारे खरीदा गया। दुकानदार ने पूछताछ में बताया कि वारदात से करीब 15 दिन पहले ये फोन खरीदा गया था। दिल्ली पुलिस ने तरुण बजाज नाम के व्यापारी की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कि वारदात से करीब 15 दिन पहले ये फोन खरीदा गया था। दिल्ली पुलिस ने तरुण बजाज नाम के व्यापारी की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के जमशेदपुर में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के बिजली विभाग के दफ्तर में हेलमेट पहनकर सरकारी स्टाफ काम करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले बिजली उपभोक्ता भी हेलमेट पहनकर ही पहुंचते हैं। दरअसल जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में बिजली विभाग का दफ्तर काफी जर्जर हो गया है और छत की कभी भी गिरने की आशंका बनी रहती है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में गंगा ढाबा तोड़े जाने की खबर से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपी के मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अनोखे ढंग का प्रदर्शन किया। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन में आने वाली मुश्किलें दूर होने का दावा किया है। रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है। आज इफ्तार का समय शाम 7:17 पर शुरू होगा। दिल्ली में कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करने पहुंचे। यहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से झाड़ू भी लगाई। उधर कल ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू की गई। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 137वीं रथ यात्रा निकाली गई। वडोदरा और इलाहाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं ने रथ यात्रा में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता अमित शाह भी कल रथ यात्रा में हिस्सा लेने अहमदाबाद पहुंचे।